नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्राय समाचारों में देशों के एक समूह के मामले में संदर्भ में आता है। देश के उस समूह को क्या कहा जाता है? नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है G20, दूसरा है आसियान, तीसरा है एससीओ और चौथा है सार्क। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी जरूर लेंगे, जिससे आप लोग जरूर बताइए। इस क्वेश्चन को अगर खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा कि आप लोग खबर की तरफ पहले बाद में बढ़े, पहले इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसका पूरा फुल फॉर्म जो है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन दिए हैं उनके जो ऑप्शन जो दिए हैं संगठन, उनके फुल फॉर्म जरूर लिखें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर उन्हें के बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद शाहजहां सीबीआई के हवाले। कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल की सीआईडी कर रही थी आनाकानी। मामले का मास्टरमाइंड है तृणमूल कांग्रेस का पूर्व नेता। मामला सामने आने के बाद 56 दिन बाद हुई गिरफ्तारी। आपको बता दें, जो ये तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शाहजहां हैं, इन्हें महिला उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले इन्हें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ईडी पे हमला होने के वजह सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले की पूरी कार्रवाई सीबीआई करेगी। लेकिन जो पश्चिम बंगाल की सीआईडी है उसने मतलब सीबीआई को यह मामला देने में आनाकानी कर रही थी, लेकिन जब हाई कोर्ट ने इस पर सख्ती बरती तब उसने यह जो पूरा मामला है वो सीबीआई के हवाले कर दिया। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले सीबीआई के बारे में, उसके बाद सीआईडी के बारे में बात करेंगे। सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में बात हो रही है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात हो रही है। इसकी स्थापना संधारण समिति की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सीडीआई का। इसका फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है। सीआईडी एक प्रदेश में पुलिस जांच और खुफिया विभाग का होता है। इस विभाग में हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि आदि सभी मामलों की जांच की जाती है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को सीआईडी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ईडी के बारे में। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। वित्त मंत्रालय एवं राजस्व विभाग के तहत एक विशेष जांच एजेंसी है और इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेष मुद्रा विनियम नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के लिए निपटाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई के रूप में इसका गठन किया गया था। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को इसके बारे में जानकारी मिली अच्छी लगी होगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की, जहाँ की ये घटना है। तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में आप लोग को नेपाल, भूटान, सिक्किम, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी आप लोग को कोलकाता देखने को मिलेगी और इस राज्य में 23 जनपद हैं, 23 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है बांग्ला है। और इसका गठन आप लोग को पता ही होगा 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान में इसके जो सीएम है ममता बनर्जी हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग को जब मैं ये राज्यों के बारे में बात करूं, जैसे कि राज्यों के बारे में बात करती हूँ मैं कहाँ स्थित है उसके जो पड़ोसी राज्य है, जिससे आप लोग मैप लेकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग से कभी पूछ सकता है कि परीक्षा के बारे में। जैसे अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राज्य से सीमा लगती थी। उसमें विकल्प दिया हुआ था झारखंड, उत्तराखंड और बिहार। तो आप और एक ऑप्शन दिया था तेलंगाना। तो आप लोग से पूछा गया था कौन सी सीमा उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा किस राज्य की नहीं लगती। तो इसका आप लोग अगर मैप से देखेंगे तो इससे आप लोग अच्छी तरह से आसानी से बता सकेंगे इसका जवाब क्या होगा। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में के माध्यम से भी बता सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि इसे आप लोग जरूर बताएं।
तो अब मैं आप लोग से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मैप के द्वारा जितने भी राज्य के बारे में अगर आप लोग को बताती हूँ तो उससे मैप के पॉइंट व्यू से जरूर देखें, ताकि आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में भी, और आप लोग को याद भी रहेगा कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे। चुनाव आयोग की राहुल को सलाह, बयानों में अधिक सावधानी बरते, कहा हाल ही में एडवाइजरी का गंभीरता से करें अनुपालन। राहुल ने पिछले वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी पे कसे थे तंज। अब आप लोग से चुनाव आयोग के बारे में, आप लोग को मैं चुनाव आयोग के बारे में डेली थोड़ी बहुत जानकारी जरूर देती हूँ। आप देखते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इसका मामला डेली फंसता ही है। तो अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है और वर्तमान में राजीव कुमार हैं, तो इसे आप लोग जानते रहिए। और आप लोग को पता है 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, ताकि जो युवा मतदाता आ रहे हैं जो वोटिंग करेंगे उन्हें और ज़्यादा जागरूक करने के लिए यह पहल शुरू की गई थी, तो इसे भी आप जानते रहिए। राज्यों में राजकोषीय कुप्रबंधन पर चिंता कर सकती है केंद्र सरकार। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है असर। उधारी की सीमा के मुद्दे पर केंद्र व केरल के मतभेद दूर करने की दी सलाह। याचिका में केंद्र सरकार पर लगाया गया केरल के अधिकार के हस्तक्षेप का आरोप, और केंद्र ने कहा कि केवल यह सुझाव देना चाहते हैं कि आप अपना मुकदमा वापस लेने की शर्त पर जोर न दें। केंद्र राज्य विवाद निपटाने की कोर्ट ने का अधिकार है। अब देख रहे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि राज्य द्वारा राजकोषीय प्रबंधन ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में केंद्र सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र और केरल सरकार की सलाह के राज्य के उधार लेने पर रोक लगाई है। अब यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। कलंदर कॉलोनी में नरक से बेहतर है हालात। क्षेत्र में लोगों की दुर्दशा के शब्दों में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देख रहे हैं दिल्ली में LGBTQ सक्सेना के शिलान्यास गार्डन स्थित कलंदर कॉलोनी क्षेत्र का निरीक्षण किया, और यह मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखकर वह दिल्ली सरकार पर आक्रामक दिखाए। सप्रसंग सरकार ने दहाई में की थी मुद्रास्फीति, हम 5% से नीचे लाए। गृह मंत्री अमित शाह, कहा पीएम के नेतृत्व में कमजोर 5 से शीर्ष 5 में पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी सरकार के प्रदर्शन और अगले 25 वर्ष को रोड मैप तैयार के साथ चुनाव में उतरेंगे। सप्रसंग सरकार के 10 वर्ष देश की विकास गाथा में लगभग नासद है। आपको बता दें यह गृह मंत्री अमित शाह ने यह इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक थी, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर थी और राज्य कोषीय घाटा का नियंत्रण भी बाहर था। उन्होंने कहा कि सप्रसंग सरकार के समय औसत मुद्रास्फीति 8.2% थी और उनके शासनकाल में अंतिम 3 वर्षों में यह 2.5 अंक तक पहुंच गई है। अब देख रहे हैं यहाँ भी तुलना करके सरकार पे एक दूसरे पे कंजता सजा रहा है कि मतलब एक दूसरे पे निशाना बनाते हुए एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार थी, ये हमारी सरकार में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, इतना मुद्रास्फीति कमा, और जो पहले सरकार थी इससे पहले सत्ता पे उसमें ये इतना ज़्यादा बढ़ा था, उसी भी लेकर तुलना चल रही है। दक्षिण कोरिया में सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में साझेदारी का आह्वान। 10वें भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग के विदेश मंत्री जयशंकर ने की अध्यक्षता। कहा अब हमारी रुचि नए क्षेत्रों की तकनीकों को विस्तार देने में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च नेताओं के मुलाकात करके नए क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी वाले क्षेत्र जैसे नई तकनीकी सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने संबंधी द्विपक्षीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। जयशंकर ने सियोल में, आप लोग को पता है दक्षिण कोरिया की जो राजधानी सियोल है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 10वें भारत दक्षिण कोरियाई संयुक्त आयोग की अध्यक्षता करते हुए बुधवार को अपने समकक्ष चो ताई-ल्यूंग की संबोधित कर कहा कि परंपरागत क्षेत्रों में हमारा सहयोग बढ़ता रहा है, लेकिन अब हमारी रुचि नए क्षेत्रों की तकनीकों को विस्तार देने के लिए है। अगर हम बात कर लें दक्षिण कोरिया पूर्वी एशियाई में स्थित एक देश है जो कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण अर्धभाग को घेरे हुए है। इस देश में कोई पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। इस देश की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है उत्तर कोरिया से लगती है। इस देश की राजधानी आप लोग को सियोल देखने को मिलेगी। सियोल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय देश
है, देश, क्षेत्र और एक प्रमुख वैश्विक नगर है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है कोरियाई है और यहाँ की जो मुद्रा है वो वॉन है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को दक्षिण कोरिया से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों पर कार्रवाई करे पाक। भारत व अमेरिका के संयुक्त कार्यदल की 20वीं बैठक की मांग और आतंकियों की प्रौद्योगिक इस्तेमाल से पैदा चुनौतियों से निपटने पर भी मंथन किया। भारत और अमेरिका ने एक बार फिर मुंबई और पठानकोट हमले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर भारत व अमेरिका के बीच गठित संयुक्त कार्यदल की 20वीं बैठक मंगलवार को हुई और बुधवार को इस पर संयुक्त बयान जारी किया गया। आप लोग को पता ही होगा कि ये जो बैठक हुई है इसमें आतंकवादियों को रोकने के लिए ये की गई है। आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। ये जो बैठक हुई है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से अनुसूचित आतंकियों आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। यह भी पाकिस्तान की तरफ इशारा कर, जहां अभी लश्कर ए तैयबा और जैसे ए मुहैद जैसे कई ऐसे आतंकी हैं जो यूएनएससी की तरफ से ऐसे चिंतित है और पाकिस्तान इसके खिलाफ कार्रवाई करने में आनाकानी कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि अभी एक मामला आया था ना इसी के लेकर। लश्कर ए तैयबा दक्षिण एशियाई का सबसे बड़े इस्लामी आतंकवादी संगठनों में से एक है और हाफिज और मोहम्मद साइद ने इसकी स्थापना की थी। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में इसकी स्थापना की थी। पहले इसका उद्देश्य था अफगानिस्तान से सोवियत शासन को हटाना, लेकिन अब इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य प्रधान ध्येय कश्मीर से भारत का शासन हटाना है। अब देख रहे कश्मीर और जो पाकिस्तान का मुद्दा लेके चलते हैं ना, उसी की बातें हो रही हैं। बीआरओ में महिलाओं अफसरों की कमांड पदों की नियुक्ति। सीमा संगठन ने लैंगिक असमानता को दूर करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया। बीआरओ ने इतिहास में पहली बार संगठन की महिला अफसरों को कमांड पदों की नियुक्ति किया है। 8 मार्च 2021 में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महानिदेशक सीमा संगठन ने कहा था कि महिला अधिकारियों को अब अग्रिम मोर्चों पर ले जाया जाएगा। प्रथम महिला अफसर वैशाली एस हिवाबे को सड़क निर्माण कंपनी के बतौर अफसर कमांडिंग नियुक्त किया गया था। तो आप लोग से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली जो बीआरओ की महिला जिसे नियुक्त किया गया तो उसका नाम क्या था। तो आप लोग को याद रखिए वैशाली एस हिवाबे उसका नाम था, प्रथम महिला अफसर बीआरओ की। अगर हम बीआरओ की बात करें, बीआरओ 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी इसकी अध्यक्षता में, और आपको पता है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय आप लोग को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। विकसित भारत बनाने में युवा निभाएंगे अहम भूमिका, ओम बिरला कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर बोले युवाओं की आवाज एक राष्ट्र के रूप में भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। और हरियाणा के यातिन भास्कर को और पहला और तमिलनाडु के वैष्णव पिनाई को दूसरा स्थान मिला है। आपको पता ही होगा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में बुधवार के विजेता युवाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के यातिन भास्कर और प्रथम स्थान हासिल किया और तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई ने दूसरा स्थान और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा स्थान का पुरस्कार जीता। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया है। इसमें देश के 785 जिलों ने किया था आयोजन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 9 फरवरी से 6 मार्च तक पूरे देश में किया गया था। यह युवा संसद देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी। जिला युवा संसद का आयोजन 9 फरवरी से 14 फरवरी तक किया गया था। जिला युवा संसद 2024 के विजेताओं ने 19 से 24 फरवरी तक राज्य युवा संसद में भाग लिया था। 87 राज्य स्तरीय विजेता 5 और 6 मार्च 2024 को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2024 का फाइनल शामिल हुआ था। आप देख रहे हैं कि विकसित भारत का जो संकल्प चला ना 2047 तक विकसित भारत बनाना है भारत को, उसी पे बातें हो रही हैं। अब यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। देख रहे हैं लोकसभा आने वाला, उसी का महासमर चल रहा है, उसी पे खूब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। और जो पार्टी जो सत्ता पे सरकार है और जो विपक्ष पे सरकार है वो एक दूसरे पे खूब मतलब निशाना बना के देख रहे थे। जदयू जी ने बना डिजिटल इंडिया। वर्ष 2015 में जुलाई माह में मिशन डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि यह देश की आर्थिक तस्वीर बदल देगा। कांग्रेस की हुई शानदार वापसी।
यदि 1977 में लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं ने बड़े पैमाने में इंदिरा गांधी को नकारा था। अब आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी के, आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने कब की थी, कौन सी तारीख को आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी, और भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, जिसे आप लोग जरूर बताइए। नकार दिया था तो 1980 में चुनाव ने दिखाया कि कैसे जनता पार्टी सरकार एक सुनहरे अवसर को भुनाने में असमर्थ रही, जिससे इंदिरा की वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ। कांग्रेस की 543 सीटों में से 353 जीती थी, जो 1971 में चुनाव में हासिल की थी। देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, उसी की बातें हो रही हैं, तो इसे भी आप लोग देखते रहिए। अब देख रहे हैं कि आप लोग को जो परीक्षा पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग उसके बारे में बस ध्यान देते रहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे राजनीति को एक कार्टून तरह देखिए, क्योंकि इसमें आप लोग के परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। बस आप लोग इतना याद रखिए कि कौन से राज्य में कब चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव में वो चुनाव किस चीज़ का हो रहा है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो। आप लोग बस इसके बारे में याद रखिए, और उस राज्य की वर्तमान में की क्या स्थिति है, और वहाँ के कितनी सीटें, लोकसभा की, राज्यसभा की कितनी सीटें, आप लोग इसके बारे में याद रखिए, जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। यह आप लोगों का संपादकीय पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी। पुराने ढर्रे पर पाकिस्तान, कश्मीर पर शहबाज शरीफ का बयान यही रेखांकित करता है कि भारत का संबंध सुधारना उनकी प्राथमिकताएं नहीं है। अब देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, मतलब दूसरी बार वह पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यह पहली बार हुआ है कि वह एक ही प्रधानमंत्री दूसरी बार चुने गए हैं। तो उन्हीं पर लेके बात उन्होंने कही है कि हम सीधे, मतलब जो भारत है उससे एक अच्छी तरह से संबंध बनाएंगे, लेकिन उसका प्राथमिकता ये नहीं दिखा, उसके जो उसने अपना दिया है, बयान दिया है, उसमें से ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी प्राथमिकता भारत के साथ संबंध बनाना है, क्योंकि उसने कश्मीर के राग अलाप कर पहले से ही कर दिया है कि क्या करेगा उसके साथ। बंगाल का हुआ बुरा हाल। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो चढ़ा है ना संदेश खाली का मामला, उसी पे लेके कुछ आर्टिकल लिखे हुए, अगर इंटरेस्ट हो तो इसे पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी इससे। गलत निर्णय को नाजिर बनाने से रोकना सराहनीय। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर सरकार के बचाने के लिए सांसदों की कथित खरीद फरोख्त पर आज से 26 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर अपने हस्तक्षेप से पल्ला झाड़ लिया था कि संसद या विधानसभाओं के भीतर होने वाली कार्रवाइयों में निर्णय लेने का अधिकार इसके अध्यक्षों को है। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को नजीर की तरह से दूसरे मामलों में उपयोग किया, तो लगा कि शायद सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि इसमें देर भले हो गई, लेकिन इससे हस्तक्षेप करना आवश्यक है। लोकतंत्र के भविष्य के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है। अभी देख रहे हैं एक मामला आया था जिसमें कि पैसे लेकर वोटिंग के, मतलब जो विधायक है उन्हें पैसा लेके वोट मांगने की कुछ इन पे आरोप लगाए गए थे। उसी पे लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ थी, उसी पे यह अभी बातें आई हैं कि उसी संविधान पीठ की कुछ बातें सामने आई कि इसमें आप लोग को पता ही, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो मतलब अपने उनको बोलने की अपने बोलने के लिए और उन्हें वोट मांगने के लिए काफ़ी अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन्हें वोट पैसे से रिश्वत दे के वोट मांगने की कोई अधिकार नहीं। उसी पे लेके कुछ अभी संविधान पीठ की 7 न्यायाधीशों की आई थी ना एक मामला, उसी की बातें हो रही हैं। जो 1998 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी ना, उसे अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था उनके, क्योंकि वो रिश्वत लेके अपने विधायकों को वोट मांगने की बात कर रहे थे। ग्राहक खुद चुनेंगे वीजा या रुपे कार्ड। आरबीआई ने सभी बैंकों को वित्तीय संस्थानों में ग्राहकों को विकल्प देने का कहा, और 9.79 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे, और दिसंबर 2023 तक देश में 19 करोड़ लाख जारी कर दिए गए। पिछले साल दिसंबर में मौजूदा ग्राहकों को नवीनीकरण के समय दिया जाएगा नेटवर्क चुनने का विकल्प। इस कदम में क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज बांटने वाली कंपनियों में लगेगी लगाम। अभी आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ गाजा और इसराइल का चल रहा है। यूएई में भारतीय ब्लू कॉलर कर्मियों के लिए नई सुरक्षा योजना। प्रकृति मौत की स्थिति में से भी योजनाओं को मिलेगा लाभ, और निर्णय स्थलों आदि में कार्यरत लोगों को भी कहते हैं ब्लू कॉलर कर्मी। अब देख रहे हैं यूएई में भारतीय ब्लू कॉलर कर्मियों के लिए नई सुरक्षा योजना लागू की गई है, और मतलब इसमें कहा गया है जो दूतावास
जो यूएई में रह रहे हैं, जिससे कि प्राकृतिक मौत हो जाती है, तो उनके जो परिवार उन्हें कुछ लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसे भारतीय ब्लू कॉलर कर्मचारियों के लिए नए बीमा पैकेज का अनावरण किया गया है। दूतावास में इसे लेकर भारतीय कर्मचारियों की भर्ती करने वाली कंपनियों और बीमा सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक की, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में ब्लू कॉलर कर्मचारियों की प्राकृतिक और दुर्घटना से हुई मौत को कवर किया जा सकेगा। अच्छी, देखिए, एक ये अच्छी पहल है, क्योंकि जो परिवार जिनमें एक, मान लीजिए कोई एक, उसके परिवार से एक कमाने वाला है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए उसका परिवार कैसे चलेगा, इसीलिए इसको चालू किया गया। जिसमें कुछ बीमा योजनाएं ली गई हैं, तो इसमें कुछ उन लोगों को राशि दी जाएगी जिनके परिवार से ये घटना घटेगी, जिनके परिवार में। अब आप लोग को स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आज धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी कैथरीन बिगलो। 2010 में आज ही अमेरिका के फिल्म निर्देशक कैथरीन बिगलो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्होंने यह पुरस्कार 2008 में उनकी आई फिल्म द हार्ट लॉस्कर के लिए दिया गया था, और यह फिल्म 2004 में इराक में अमेरिकी बम के दस्ते के बारे में थी। तो अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल फिल्म थी, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है हिमालय पर कम सर्दी। क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच देश भर में हुई 33% कम वर्षा। इधर आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। तो आज का प्रश्न था रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद। प्राय समाचारों में देश का एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देश के उस समूह को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आसियान। आसियान 10 राष्ट्रों जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान बनते हैं, और साथ ही 5 राष्ट्र जिनके साथ आसियान के वर्तमान मुक्त व्यापार समझौते हैं और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के पक्षकार हैं। और इसके जो सदस्य देश हैं, अगर हम लोग इनके सदस्य देश की बात कर लें तो इसके सदस्य देश आप लोग को म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई और जो अभी हाल ही में नया मेंबर इसका बना तिमोर लेस्टे देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इसके और जो विकल्प दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं G20 के बारे में। ग्रुप ऑफ 20 वैश्विक सहयोग का प्रमुख आर्थिक मंच है। इसके टोटल सदस्य आप लोग को 19 देश मिलेंगे और एक यूरोपीय संघ देखने को मिलेगा, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। और संयुक्त अरब अमेरिका और यूरोपीय संघ और इसके और सदस्य देशों की हम बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम आदि देश इसमें शामिल हैं। अब हम बात कर लेते हैं सार्क की। सार्क दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग गठन। दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय स्तर अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 8 मेंबर हैं। आप लोग को बता दें, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके 8 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय आप लोग को काठमांडू देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें SCO की, शंघाई सहयोग संगठन, एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइए। सार्क और SCO में सार्क जो है वो एक अंतर सरकारी संगठन है, मतलब क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, और जो SCO है और ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। जिसकी स्थापना कजाकिस्तान गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किर्गिजिस्तान गणराज्य, रूसी संघ, तजाकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य द्वारा की गई थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। आज की खबरें समाप्त होती है। धन्यवाद।